क्या वो बंदा लॉयल है, क्या वो बंदी लॉयल है। तो उसके पीछे एक हम लोगों से एक हम बंदा अपना प्लांट करते हैं। ओके। और वो बंदा हमारा अंडर कवर यही देखता है, उसको अप्रोच करता है, उसको अप्रोच करके उसके साथ दोस्ती बनाता है, घनिष्ठता बनाता है कि फिर हम लोग एविडेंस इकट्ठे करते हैं, प्रूफ इकट्ठे करते हैं और सामने वाले बंदे को दिखाते हैं क्या ये लॉयल था। तो हम लोग कुछ दिन के लिए पीछा करते हैं और उसकी एक्टिविटीज रूटीन चेक करते हैं। उससे हम लोगों को उसकी गुड बैड हैबिट्स पता लगेंगी, कोई इन्वॉल्वमेंट्स पता लगेंगी, जॉब स्टेटस पता लगेगा, और अगर कोई अफेयर वगैरह उसका होगा तो वो चीज़ पहले ही हम लोगों को पता लग जाएगी। किसी नॉर्मल कोई हफ्ते 10 दिन का अगर कोई केस करना है तो 80-90 हज़ार रुपए से लेके 1 लाख रुपए से लेकर 5-5, 4-4 लाख रुपए भी चार्ज कर लेते हैं। रिस्क नहीं लगता? तो वो फिर हम लोगों के ऊपर पथराव भी शुरू हो गया था, वहां पे भागने लगे वहां से, तो बड़े बच बचाव करके निकले हैं वहां से। और पीछे से उसने फायरिंग भी करी थी बंदे ने। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि आप सामाजिक तौर पे किसी के घर में झांक रहे हैं, उसके पर्सनल मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या सामाजिक ताना बाना इससे टूटेगा नहीं? नमस्कार साथियों, रियल टॉक विथ राकेश शर्मा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के हमारे खास गेस्ट हैं एक डिटेक्टिव, एक जासूस। फिल्मों में, कहानियों में हमने बहुत सुना है, देखा है, और आज रूबरू होने वाले हैं एक खास जासूस से जिनका 14 सालों का लंबा कैरियर है ट्राई सिटी चंडीगढ़ में, और 1000 से ज़्यादा केस हैंडल कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आइए सुनते हैं पूरी कहानी जासूस की जवानी। साथियों, शुरुआत करने से पहले कुछ खास जानकारी दे दूं। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है और आपके मेहमान भी खास हैं, एक डिटेक्टिव हैं जिनको हमने किताबों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है, आज रूबरू भी होंगे। लेकिन एक माफ़ी चाहूँगा, इनका फेस हम थोड़ा ब्लर दिखाएंगे, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करते हैं। कई बार पॉलिटिकल है, ब्यूरोक्रेट्स का है, और सोशली हाई प्रोफाइल लोगों का भी होता है जिससे इनकी जान को भी खतरा होता है। मिस्टर डिटेक्टिव, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। और एक सबसे पहला सवाल आपके लिए, आप बहुत सारे केस हैंडल करते हैं मैट्रिमोनियल्स के। अभी हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो मुस्कान का केस हुआ था मेरठ में जी, और सोनम और राजा रघुवंशी का, क्या मैट्रिमोनियल के केसेस आप अगर पहले से हैंडल करते, ऑल दो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ इसमें कहाँ चूक हो रही है? समाज में मर्यादाएं तार तार हो रही है और एक दूसरे के ऊपर से पति पत्नी का विश्वास खत्म हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है और इसको कैसे हैंडल करते हैं? जी नमस्कार, मैं यही इस पे टिप्पणी रखना चाहूँगा। जो भी हम केस सोनम और राजा वाला केस देख रहे हैं, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन फेज पे काम चल रहा है इस पे पुलिस का जी। पर अगर इस पे हम देखें तो ये अभी सिर्फ शादी हुई थी और शादी होने के बाद हनीमून पर कपल गया था। हाँ जी। तीसरे दिन ही लड़का गायब हो गया था। हाँ जी। तो उस पर हम ये कहेंगे कि लड़के का, अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बुला रखे थे लड़की ने और मर्डर करवा दिया गया, खुद उसने आके सरेंडर कर दिया और अपनी स्टेटमेंट दे रही है यूपी में आके, तो ये चीज़ बचाई जा सकती थी अगर लड़के का परिवार, शायद पहले ये अगर एक अरेंज मैरिज हुई है, इसमें अगर लड़के का परिवार पहले ही कुछ इन्वेस्टिगेशन अपने पार्ट पे पहले करवाता तो शायद कुछ पता लगता कि लड़की का कहीं कोई और किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट थी और वो चीज़ निकल के आती तो यहाँ शादी ना होती। ये नहीं, ये भी तो हो सकता था कि अगर लड़की को लगता है कि उससे शादी नहीं करनी है तो मर्डर करने की क्या जरूरत थी? वो पढ़ी लिखी है, शादी के लिए मना कर सकती थी। और मुझे लगता है कि अगर आपके जैसा कोई डिटेक्टिव होता, इन्वेस्टिगेट करता, फैमिली को बताता, तो फैमिली वाले भी इस बात के लिए एग्री होते, ठीक है उसको जिससे शादी करना है करे, लेकिन किसी की जान ना ले। बिल्कुल सही बात है सर, पर दिक्कत यही है समाज में कि दुनिया इतना ज़्यादा सोचती नहीं है। माँ बाप के लेवल पे माँ बाप ने ये सोचा होगा कि शायद हम इसको इस लड़के के साथ शादी नहीं कराते, कहीं जहाँ इसकी पहले ये लड़की ने चाहा होगा कि मैं यहाँ चाहती हूँ शादी करना, वहाँ माँ बाप ने नहीं करवाई और इन्फ्लुएंस कर लिया अपनी बातों में। तो जब शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई और कहीं और हो गई जहाँ वो नहीं चाहती थी, तब ये इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो आपके अनुसार प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है? उसमें आप क्या क्या चीज़ों को देखते हैं? क्या प्राइवेसी भी कहीं लीक होने का चांस होता है? कई पेरेंट्स इसलिए भी अवॉइड करते होंगे कि उनको लगता होगा कि कहीं हमारे दूसरे पक्ष को, जहाँ शादी हो रही है, रिश्ता हो रहा है, पता न चल जाए। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि सामाजिक तौर पे रिश्तेदार
और जो जान पहचान के दोस्त मिलकर शादी कराते थे, मध्यस्थता कराते थे, वह एक तरह से प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन ही होता था और ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जहाँ आजकल अरेंज मैरिज ख़त्म हो रहा है, लव मैरिज का प्रचलन है, तो इसमें आप जैसे डिटेक्टिव्स की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली क्या होता था सर, आज से पहले हम लोगों को शादियों के लिए किसी मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आज के टाइम पे हम लोगों को शादियों के लिए शादी.com और जीवनसाथी.com, न्यूज़पेपर्स, इनका हम लोगों को मदद सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। एक तो कोई मीडियोकर नहीं बनना चाहता, तो लोग चाहते हैं कि सब अपनी लाइफ में बिजी इतने ज़्यादा है और बीच में कोई रिश्ते बता नहीं रहा है किसी को, तो हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म से शादी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। यूथ सबसे ज़्यादा मैट्रिमोनियल साइट्स पे जा रहा है, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन सही होती है? दूसरी बात है कि जो बिचौलिए पहले होते थे, जो शादी की मध्यस्थता करते थे, दोनों परिवारों को मिलाते थे, अब वो प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं और कैसे फैसिलिटेट करते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। अब बिचौलियों का काम खत्म हो गया, अब ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ही और न्यूज़पेपर्स ही बिचौलिए बन गए हैं। अब इस पे उन लोगों ने अपने आप को पहले ही एक डिस्क्लेमर डाल रखा है कि अगर हमारे पास जो भी रिश्ते हैं वो हम लोगों को, जो लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है वही इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आगे आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आपका खुद का उसमें काम है कि आप या तो खुद अपने लेवल पे उस जो भी रिश्ता आपको समझ में आया है उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, या फिर जितनी डिटेक्टिव एजेंसीज बैठी हैं उनको अप्रोच करके उनसे ये हेल्प लें और उनसे ये काम कराएं। डिटेक्टिव एजेंसीज, अब इसमें हम क्या रोल प्ले करते हैं? इसमें हम बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं सर। शादियों से पहले की इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों के कुछ अपने पॉइंट्स बने हुए हैं, जिन पॉइंट्स को हम लोग कैटर करते हैं और लोगों को पता करके बताते हैं। जैसे फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली रेप्यूटेशन, सोशल रेप्यूटेशन, प्रेजेंट एक्टिविटीज़, गुड बैड हैबिट्स, प्रीवियस मैरिज, क्रिमिनल रिकॉर्ड, अफेयर, जॉब स्टेटस। अभी जो इतनी सारी चीज़ें हम लोग जब पता करेंगे, ये नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी अपने लेवल पे अगर पता करने का सोचेगा तो शायद वो इतनी चीज़ें पता ना कर पाए। पर हम लोगों का एक सेट फॉर्मेट है और पिछले इतने सालों से हम जो काम करते आ रहे हैं, हमारे को ये चीज़ें सारी बिल्कुल मतलब याद हो गई हैं, रट गई हैं हम लोगों को कि हमने क्या चीज़ पता करनी है, कैसे करनी है। अब ये इतनी सारी चीज़ें पता करने का दो तरीके हैं हम लोगों के। पहला तरीका हम लोगों का रहता है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस में क्या होता है, हम लोग कुछ दिन के लिए अपने सब्जेक्ट को, जो भी लड़का है या लड़की है, जिसका भी रिश्ता आपको आया है, उसको हम लोग कुछ दिन के लिए पीछा करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ रूटीन चेक करते हैं। उससे हम लोगों को उसकी गुड बैड हैबिट्स पता लगेंगी, कोई इन्वॉल्वमेंट्स पता लगेंगी, जॉब स्टेटस पता लगेगा, और अगर कोई अफेयर वगैरह उसका होगा तो वो चीज़ पहले ही हम लोगों को पता लग जाएगी। उसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा तरीका हम लोगों का है वो है इंक्वायरी का। जहाँ भी ये लोग रहते हैं, इनके घर के आस पड़ोस में हम लोग कुछ इंक्वायरीज करेंगे और पता करेंगे क्या इनकी रेप्यूटेशन है, क्या गुडविल है, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, घर बार अपना है कि नहीं, प्रीवियस कोई मैरिज तो नहीं हुई, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आस पड़ोस से हम लोगों को पता लग जाती हैं तो वो एक अच्छा डेटा और स्टार्ट हम लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ एक रिव्यू मिल गया हमें, 5-7 अलग अलग 10 लोगों से हम लोगों ने जानकारियाँ इकट्ठी करी, कोई काम वालियों से, कोई पड़ोसों से, कोई दुकानदारों से, कोई धोबी से। तो इस तरह के लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जब आपके घर की एक काम वाली आपके घर में पिछले साल, 2 साल, 4 साल से काम कर रही है, वो आपको आपसे ज़्यादा जानने लगती है। तो जब इस तरह के इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले ही गैदर कर लेते हैं तो वो क्लाइंट के काम आती है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हम लोग इंक्वायरी करने जाते हैं और सारा अपना काम इकट्ठा करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वहां हम लोगों को पहले कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वहां क्लाइंट की शादी बच जाती है होनी। तो अगर कोई इंसिडेंट होना था वो पहले ही बच गया। अगर शायद हम लोग देख रहे हैं, अब बहुत सारे, आप अभी जो हम सोनम वाले केस की बात कर रहे हैं, सोनम वाले केस की जो हम लोगों को उसकी शादी की वीडियोस भी सामने आ रही है ना, तो उसमें न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं कि उस वक्त सोनम खुश नहीं दिख रही है और उसकी शक्ल पे ही दिख रहा है कि वो इस मैरिज से जबरदस्ती हो रही है, खुश नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें, अगर वो खुश नहीं थी तो अगर पहले ही पता कराया होता तो शायद कुछ सामने निकल के आ जाता। बाकी इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब कोई करेगा तभी पता लगेगा कि आखिर क्या माजरा है। पर इंफॉर्मेशन का गैदर करने का हमारा काम है, वो अगर हम पहले कर लेते या किसी केस में पहले कर लें, चाहे आप खुद करो चाहे किसी एजेंसी से कराओ, पर मैटर करती है बहुत ज़्यादा। अब प्री मैरिटल के बाद हम पोस्ट मैरिटल की बात करते हैं जी। इस तरह के भी केसेस आते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आप देखते हैं, क्या मेल की तरफ से आता है, फीमेल की तरफ से आता है, और मेजर रिक्वायरमेंट उनकी क्या होती है? जी सर, ऐसा है, देखो इसमें 2 चीज़ें रहती हैं हम लोगों के पास।
एक तो चीजें आती हैं जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं और उनको एक दूसरे पे डाउट है, एक उस तरह के केसेस आते हैं। उसमें जब हम लोगों के पास केस आता है तो उसमें हम लोग फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं कि उसका क्या रूटीन है, कहाँ आना जाना है, किसके साथ मिलना जुलना है, क्या काम काज वो करता है, उसका सारा दिन क्या रूटीन रहता है। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों के पास एक होमवर्क इकट्ठा हो जाता है, पता लग जाता है, क्योंकि ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल के ही हम लोगों के पास केसेस रहते हैं। इनफिडेलिटी के केसेस में हम लोगों की मदद ली जाती है और पति पत्नी हमसे काम करवाते हैं, ये पता करवाना चाहते हैं कि मेरा पति कहाँ जा रहा है, मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, कहीं किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो ये चीजें अभी जब तक डिवोर्स हुआ नहीं है, एक साथ रह रहे हैं, सिर्फ एक आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं और उस झगड़े के बिटवीन हम लोगों का रोल प्ले शुरू हो जाता है, तब हमसे पता करवा के वो एक इन्वेस्टिगेशन करके देखना चाहते हैं रियलिटी कि जिस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ है या नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि आप सामाजिक तौर पे किसी के घर में झांक रहे हैं, उसके पर्सनल मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या सामाजिक ताना बाना इससे टूटेगा नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और सोसाइटी में देखो जिस चीज़ की नीड होती है तभी वो चीज़ सप्लाई होती है। तो हमारी सोसाइटी को आज ज़रूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ एजेंसीज काम कर रही हैं। लगभग 1000 से ऊपर एजेंसियाँ पूरे ऑल इंडिया पैन इंडिया काम कर रही हैं। और हम लोगों को एक हस्बैंड वाइफ में से किसी ने एक अथॉरिटी दी है, तो वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। पर हम लोग भी एक पूरे अपनी बाउंड्री हम लोगों की बनी हुई है, किस बाउंड्री में हम लोगों ने रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर पता लग गया है कि हाँ भाई कोई हस्बैंड को हम पीछा करते हैं और पीछा करते करते हमने देख लिया कि ये हस्बैंड का तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल है और ये रोज उसको कहीं किसी होटल में लेके जा रहा है, तो हम सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि ये देखो जी, ये किसी लड़की को लेके वीडियोग्राफी में हम दिखा देंगे आपको कि आप किसी को लेके होटल में घुस रहे हो। और दूसरी बात, गलत तो हस्बैंड कर रहा है, अब वाइफ का पूरा राइट है कि वो चेक कराए और देखे। डरे तो वो जिसने गलत काम करना है। नहीं, कानून में क्या हक दिया हुआ है कि वाइफ या हस्बैंड और उसकी चेक करा सकते हैं, आप ऑथोरिटी दे सकते हैं? सर दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है वाइफ के पास कि वाइफ या हस्बैंड दोनों में से जो भी गलत कर रहा है वो मतलब आप इसे कह सकते हो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अगर एक हस्बैंड या वाइफ के ऊपर है तो वो जब परेशानी में आएगा तो वो ढूंढने निकलेगा तो खुद ढूंढ ही लेगा। अब वो खुद अपने कामों में कार्य में बिजी है, इसलिए हमारी तरह एजेंसियां बैठी हैं जो ये काम कर रही हैं। हम लोगों का अपना एक बिल है डिटेक्टिव एजेंसीज का, जो राज्यसभा में हमने 2007 में डाला था, ताकि हम लोग रेगुलाइज हो जाए, इंडस्ट्री हमारी रेगुलाइज हो जाए और हम मान्य तरीके से पूरे काम कर पाए। पर वो आज तक डिस्कस नहीं हुआ और आने वाले समय में पर हम लोगों को भरोसा है। अभी अमेंडमेंट हुआ है, हम इस सरकार ने हमसे अमेंड कराया, बिल अमेंड करके दोबारा अभी दे दिया गया, अभी पेश होगा, डिस्कशन होगी। तो कल को अगर वो बिल आ जाता है तो फिर लीगलाइज तरीके से काम किए करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज में लीगलाइज है ये चीजें। क्या पुलिस और प्रशासन की तरफ से मदद मिलता है या आप परेशान करते हैं? सर अभी तक नहीं मिलता है हम लोगों को। और देखो इस तरह के केसेस हमारे पास आने का मतलब ही यही है, क्योंकि पुलिस इस तरह के जब तक हस्बैंड वाइफ आपस में रह रहे हैं या कोई डिवोर्स केस में भी हैं तो पुलिस उनके लिए ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। और क्या कई बार ऐसा नहीं होता कि मान लिया हस्बैंड का शक है वाइफ के ऊपर, वाइफ का हस्बैंड के ऊपर, लेकिन हो सकता है वो शक गलत हो? बिल्कुल सही बात है, कई बार ऐसा भी होता है। हम लोग घर बचा भी रहे हैं कई बार कोई वाइफ अगर अपने हस्बैंड के ऊपर डाउट कर रही है और एक सिर्फ उसको मेंटल डिसऑर्डर है कि नहीं मेरा पति गलत है, मेरा पति गलत है, मेरा पति गलत है, तो कई बार इस तरह के केसेस में लोग हमें केस देते हैं। हम लोग उसको 10 दिन 15 दिन 1 महीना ऑब्जर्व करते हैं, पर ऐसा वो कुछ कर ही नहीं रहा होता। उसका डेली अपना साफ सुथरा रूटीन है, रोज अपने घर से निकलता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है और बीवी फिर भी शक कर रही है कि इतना टाइम ये बाहर कैसे बिता रहा है, ये कहीं किसी के साथ घूम रहा होगा। तो जिसको एक बार शक की आदत पड़ जाए, ये भी बीमारी को ठीक करना बड़ा मुश्किल टास्क है। तो इसमें या तो साइकेट्रिक से वो अपना इलाज कराए या हम जैसे एजेंसी से ये इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करा के रियलिटी देखे। तो मिस्टर डिटेक्टिव, क्या आपका सर्टिफिकेट पति या पत्नी मानने को तैयार होते हैं कि आपने कह दिया कि पति साफ सुथरा है, ठीक है, या पत्नी ठीक है? आप कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको? सर बिल्कुल वैलिड प्रूफ्स रहते हैं हम लोगों के पास। अगर मैं किसी केस पे काम कर रहा हूँ तो सुबह से शाम अगर मैं किसी के पीछे हूँ तो उसको वैलिडेट करने के लिए मैं उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एविडेंस क्लाइंट को दे रहा हूँ। सुबह से शाम आप कहाँ उठे, कहाँ बैठे, कहाँ गए, कब ऑफिस से निकले, कब रास्ते में गाड़ी रोकी, कब पेट्रोल डलवाया, कब घर पहुंचे हो, वो हर तरह की प्रूफ वीडियोग्राफी हम लोग क्लाइंट को देते हैं। तो उसको पूरा सामने दिखता है कि हाँ भाई ये मेरा पति यहाँ घूम रहा है। कई बार लोगों को इतना मजा आने लगता है कि सारा दिन घर बैठे बैठे उनको वीडियोज आ रही हैं, पति यहाँ गया, वहाँ गया, यहाँ गया, तो वो हमसे कंटिन्यू 2-2 3-3 महीने ये बंद नहीं करवाते। तो मुझे लगता है कि पत्नियां ज़्यादा आपसे जासूसी करवाती हैं पतियों के अपेक्षा।
सर दोनों के हो रहे हैं। देखो ऐसा है कि अगर कोई हस्बैंड भी अपनी वाइफ का दे रहा है तो वो उस वाइफ का भी अगर कहीं अफेयर है तो किसी लड़के से ही है। कैसे ही है। तो लड़के लड़कियां कोई मैं जेंडराइज नहीं होऊंगा, पर दोनों के ही केसेस हम लोगों के पास आते हैं। पर आजकल जिस तरह से ये आपने सोनम वाला जिक्र किया, इस तरह से हम लोगों के पास सताए हुए पति ज्यादा आ रहे हैं। तो सताए पतियों के लिए आपके दिल में कोई हमदर्दी होती है या आप न्यूट्रल रहते हैं? सर हम लोग बहुत न्यूट्रल हैं, हम लोग किसी के लिए कोई जजमेंटल नहीं होते हैं। हम लोगों के पास कोई भी, कई बार बहुत बार तो ऐसे केसेस भी आते हैं, कई बार हमसे इन्वेस्टिगेशन पति ने करवाई, हमने पत्नी की इन्वेस्टिगेशन कर दी। कई बार वही पत्नी फिर घूम के हमारे पास आ जाती है, उसको भी शक है, वो भी अपने पति का कराना चाहती है, हम न्यूट्रलाइज्ड होके उसका भी पीछा कर देते हैं। तो दोनों का आप एक दूसरे को नहीं बताते? दोनों का नहीं बताते जी। हमारा तो काम ये ऐसा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे हमारा काम टिका है, प्राइवेसी पे हमारा काम टिका है। तो हम लोगों तो अपने न्यूट्रल होकर दोनों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दोनों से पैसा लेते हैं। और डाइवोर्स केसेस में क्या होता है, क्या प्रूफ जनरली? सर डाइवोर्स केसेस में हम लोगों के पास ज्यादा जो आजकल केसेस आ रहे हैं वो मेंटेनेंस के आ रहे हैं, सेक्शन 125 के। इसमें ज्यादातर लड़कियां या लड़के काम धंधा कर रहे होते हैं, फिर भी कोर्ट से वो चीज मिसलीड करते हैं, छुपाते हैं कि हम काम धंधा नहीं कर रहे, ताकि सामने वाले को खर्चा ना देना पड़े। तो उस तरह से फिर हमारे पास सामने वाला पहुंचता है कि इसको पीछा करो और देखो ये कहीं काम वाम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम फिर जब उसको अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखते हैं कि क्या वो वाकई काम धंधा कर रहा है, जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो जॉब कहीं कर रहा होता है तो हम लोग कोर्ट में फिर अपने एविडेंस प्रूफ दिखाते हैं कि ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, रोज ये यहाँ जॉब कर रहा है। मिस्टर डिटेक्टिव, एक खास सवाल, क्या प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई ऐसा केस आया जिसमें आपने किसी की ज़िंदगी बचाई हो और उनको बहुत फ़ायदा हुआ? सर हर केस में ही फ़ायदा होता है वैसे तो, और लोगों को फ़ायदा होता है तभी लोग हम लोगों से ये चीज़ें करवाते हैं, खुद वो चीज़ें नहीं करवा सकते। तो एक केस जो अभी याद में आता है तो वो ये आता है कि प्री मैरिटल का हम लोगों के पास एक इन्वेस्टिगेशन आई, और ये पंजाब की इन्वेस्टिगेशन थी। तो लड़के वालों ने हम लोगों को केस दिया और NRI पार्टी थी, सेकेंड मैरिज का केस था। तो सेकंड मैरिज में लड़का फॉरेन से इंडिया आया हुआ था शादी करने के लिए, उसने पहले कोई इन्वेस्टिगेशन कराई नहीं इनकी। अब लड़के की परिवार ने इन्वेस्टिगेशन हमसे करवाई और हमें बताया कि 4 दिन बाद शादी है और हम पता कराना चाहते हैं कि लड़की के बारे में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। भाई तो हमारा फॉरेन से इंडिया भी आ गया शादी करवाने के लिए, और 4 दिन बाद कोर्ट मैरिज करके वापस आ जाएगा। उसके बाद इसकी हम बाहर की एप्लीकेशन वगैरह लगाएंगे, इसको बाहर बुलाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहली शादी में भी लुटे हैं। कहती हैं हम लोगों का जो कुछ था आधा लड़की ले गई पहले ही। तो अब हम लोगों को बहुत डर लग रहा है और लड़का मानता नहीं है कि शादी से पहले हम लोग कुछ पता कराएं। और ना बाहर के फॉरेनर्स जो हम लोग भाई रह रहे हैं, इंडियन भाई हम लोगों के बाहर रह रहे हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा मतलब सीधे साधारण लोग होते हैं, हाँ इमोशनल हो जाते हैं और इतना ज़्यादा नहीं सोच पाते कि हम कुछ ऐसा भी किसी का पता कराएं, हमारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। तो हमने सर वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन करी है तो आप पूछो, मानो कि हमने वहाँ आस पड़ोस में अगल बगल में उसके बारे में हमने इंक्वायरीज करी। जब इंक्वायरीज करी अगल बगल में तो मालूम पड़ा कि बिल्कुल बदनाम लड़की थी वो उस मोहल्ले की। अच्छा, बदनाम लड़की। वो कहते ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके साथ इसका चक्कर नहीं। तो जब इस तरह के सारे एविडेंस हम लोगों ने इकट्ठे किए, कहाँ किस किस के साथ उसने अफेयर रखे, किस किस को बर्बाद किया, किस किस के साथ वो पैसा लेके आई है, पुराने जो उसके 2 डिवोर्स हो रखे थे लड़की के वो उसने बता नहीं रखा था इनको, वो वहाँ कितने कितनी एलिमनी लेके आई है, इस तरह के एविडेंस जब सामने रखे तो वो शादी उसने तोड़ के लड़के ने फटाफट फौरन वापस भागा और शादी करके नहीं गया। अदरवाइज वो अगर शादी कर लेता चुपचाप यहाँ पे, अगर एक बार कोर्ट मैरिज कर लेता तो वो धरपकड़ हो गई थी उसकी। एक अगला सवाल है कि पोस्ट मैरिटल की हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पे भी कई चैलेंजेज होते हैं। कोई खास जो हमारे दर्शकों के लिए कोई किस्सा हो, आपने जो केस सॉल्व किया हो? सर केस तो इस तरह के रोज सॉल्व हो रहे हैं। अब ज़्यादातर हम लोगों के पास, जब मैंने आपको बताया कि या तो इनफिडेलिटी के केसेस आते हैं या फिर मेंटेनेंस के केसेस आते हैं, तो अभी एक लेटेस्ट हम लोगों के पास केस चल रहा है। इसमें हम लोगों के पास देखने को क्या चीज़ मिली है कि इसमें जो हस्बैंड ने हमें केस दिया है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ओके। और उसको अब रिटायरमेंट की एज पे है। ओके। वाइफ का कुछ अपना प्राइवेट बिजनेस है। ओके। और वाइफ का उस प्राइवेट अपने बिजनेस में अपने एक एम्प्लॉई के साथ अफेयर शुरू हो गया, और अपने से जिसके साथ अफेयर शुरू हुआ वो अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ शुरू हो गया। अगर वो खुद 50 साल की है तो 25 साल के लड़के के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। और पति अपने कामकाज में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाला बंदा था कि उसको उस वक्त तो पता नहीं चला, पर धीरे धीरे जब उसको भी थोड़ा सा
कोई सिम्टम्स दिखने लगे तो उसने धीरे धीरे उसको पकड़ना शुरू किया चीज़ों को। तो वो घूमता घुमाता फिर हम लोगों के पास आया कि चीज़ों को और अच्छे से मैनेज करके एविडेंस इकट्ठे कर सकूं। हमने फिर जब देखा, इसमें उसकी टूरिंग जॉब रहती थी हस्बैंड की, तो वो 5-5, 7-7 दिन के लिए बाहर है, अपने जॉब पे है। हमने फिर जब उसकी वाइफ के ऊपर नज़र रखनी शुरू की तो उसमें रोज़ ही वो उस एम्प्लॉयज़ के साथ, वो एम्प्लॉय उसको लेने आ रहा है घर से, घर पे छोड़ने जा रहा है, पिक एंड ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद दोपहर में उसके साथ लंच करने के लिए 5 स्टार होटल्स में जा रहा है। तो इस तरह के केसेस मतलब बहुत ज़्यादा हैं। तो समाज कहाँ जा रहा है और कहाँ रुकेगा ये पता नहीं चल रहा है, और सही में एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, और आप जैसे डिटेक्टिव को जो उनको सही रास्ता दिखाएं और रास्ते पे लाएं, इसकी भी ज़रूरत है। सर ऐसा है जी, देखो हम लोग किसी को रोक नहीं सकते हैं, वेस्टर्न की तरफ ये देश चला है और वेस्टर्न कल्चर में तो ये चीज़ें पहले शुरू से होती आ रही हैं। आज ये चीज़ें हम लोग देखने लगे हैं तो हम लोगों को अपने हिसाब से अच्छी नहीं लग रही हैं ये चीज़ें। पर जब चीज़ें कोई मटका भर जाता है तो पानी बाहर आ जाता है, तो उस तरीके से जब अति हो जाती है तो बंदा पकड़ा जाता है, घर बर्बाद हो रहे हैं। एक और आगे हम बात करेंगे, लोकल केस तो आप करते ही हैं, क्या आप केस के सिलसिले में बहुत लंबा भी बाहर जाना होता है, या कोई लॉन्ग एक्सपीरियंस आपका हो जो अनप्लान्ड हो? जी सर, बहुत बार ऐसा होता है। अब देखो, पहली बात तो हम लोगों ने कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहां हम लोग, जिस स्टेट में हम लोगों ने काम ना किया हो। ओके। ऑलमोस्ट पैन इंडिया में काम कर चुका हूँ, सिर्फ कश्मीर एरिया को छोड़ दिया जाए। ओके। तो पूरा साउथ से लेके नॉर्थ से लेके पूरा काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। हर स्टेट में हम लोगों के एसोसिएट्स भी बैठे हैं जो हम लोगों के लिए काम करते हैं। ओके। और हम लोग भी किसी ना किसी केस के लिए आते जाते रहते हैं। ओके। तो बहुत सारे केसेस रहते हैं, पर अभी एक केस पे हम लोगों का कोई काम चल रहा था, तो उस बंदे का ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता था। ओके। तो उसके ट्रैवल में हम लोग जब उसको पीछा करने लगे तो क्लाइंट ने पहले ही बता रखा था कि ये क्या पता कहीं फ्लाइट लेके कभी बाहर भी निकल पड़े। ओके। तो वो जो भी फ्लाइट्स की उसकी अरेंजमेंट्स होंगी वो मैं करवाता रहूँगा और आपको इंटीमेट करता रहूँगा कि अब ये कब चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट ले रहा है, ओके। कब ये यहाँ से बेंगलोर की फ़्लाइट ले रहा है। तो हम उसके पीछे पीछे फिर वहाँ जाते थे और देखते थे कि बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किससे कब कहाँ मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखते थे और उनको सेम एविडेंस इकट्ठे कर करके देते थे। तो आपका एक केस लगभग कितना टाइम लगाता है, मिनिमम और मैक्सिमम? सर केस टू केस डिपेंड करता है। हफ्ते 10 दिन के लिए भी हम लोग किसी से कोई केस में पीछा करने का पैसा लेते हैं। ऐसे ही 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना पीछा करवाने के भी हर किसी के पॉकेट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। कौन किसकी कितनी पॉकेट अलाउ करती है, वो कितना हमसे पीछा करवा सकता है। अब मिस्टर डिटेक्टिव, एक खास सवाल, आपको हायर करना कितना आसान है, क्या सबके लिए पॉसिबल है? सर देखो, वैसे हम लोगों के पास हाई प्रोफाइल केसेस रहते हैं, पर अब जब आप मजबूरी में आ जाओगे तो आपको हायर करना ही पड़ेगा। जब आपको पता है कि हमारे अब फंस चुके हैं हम इस चीज़ में और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो आपको डिटेक्टिव नज़र आएगा और वहाँ डिटेक्टिव भी आपको नदी पार करा सकता है। तो हम लोग अगर मिनिमम से मिनिमम बात की जाए, किसी नॉर्मल कोई हफ्ते 10 दिन का अगर कोई केस करना है तो 80-90 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपये से लेकर 5-5, 4-4 लाख रुपये भी चार्ज कर लेते हैं। वो टाइम कितना मेरा उसमें लगने वाला है, क्योंकि ये सारे जितने काम हैं ये सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। हर डिपार्टमेंट्स में मेरे सोर्सेज हैं, हर जगह मेरे सोर्सेज हैं। तो जितने सूत्र मैं लगाऊंगा और सोर्सेज लगाऊंगा वो सारे पैसों वाला काम है। एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा हर चीज़ का। कोई ऐसा केस जिसमें आपको अनप्लान भागना पड़ा हो, परेशानी हुई हो और बहुत ज़्यादा जोखिम भी भरा हो? सर जोखिम हर चीज़ में ही भरा है। देखो हम लोगों के तो जो काम हम कर रहे हैं, अगर किसी को पीछा कर रहे हैं तो सुबह शाम, ना ठंड है ना गर्मी है ना बरसात है, हम लोग तो किसी चीज़ को देखते नहीं है। सुबह से शाम एक पोजीशन पे बैठे रहते हैं। अब पीछा करते करते हम 1 मिनट में, जो बेंगलोर वाला केस आपको बता रहा हूँ, वो हम लोगों को पता नहीं होता था, पर एकदम से पता लग जाता था कि इसकी मीटिंग अलाइंड है भाई, ये बेंगलोर जा रहा है। तो 1 मिनट में जैसे उसकी फ्लाइट की टिकट उसने कराई, तुरंत ही हम अपने साथ साथ, मतलब आप मान के चलो, एक हम लोग अपना बैग तैयार रखते थे कि हर वक्त हमारा बैग हमारे पास होना चाहिए। तो वो कपड़ों से भरा हुआ बैग हमारे पास होता था हर वक्त, कब कहाँ इसके पीछे पहुंचना पड़ेगा। और बेंगलोर के लिए हम लोग निकले तो 2 जोड़ी कपड़े लेके निकले थे। वहाँ उसको 7-8 दिन लग गए और 7-8 दिन हमने फिर वहीं, हमें कपड़े भी खरीदने पड़े, हर चीज़ करनी पड़ी। तो हर चीज़ में इसलिए एक्सपेंस भी बढ़ता है, हर चीज़ पैसा बढ़ता है हर चीज़ का। आपके लाइफ का सबसे टफ केस कौन सा रहा जिसमें आपके जान के ऊपर भी जोखिम रहा, और जैसा आपने बताया था कि आपके ऊपर गोली भी चली? वो एक हम लोगों के पास किसी पेट्रोलियम कंपनी का केस आया था, और जो एक पेट्रोल पंप ने हम लोगों को केस दिया था, उनके यहाँ चोरियाँ होती थी। तो उनके टैंक्स में चोरी होती थी, वो देखना चाहते थे, उस चोरी को रोकना चाहते थे। ओके। तो जब हम लोग उसको, ट्रक्स को हम लोगों ने पीछा किया और देखा कहाँ वो चोरी हो रही है, वो आइडेंटिफाई किया,
तो उस दौरान इनका पूरा माफिया चलता था एक्चुअली। ओके। तो एक ट्रक नहीं वहां चोरी हो रहा था, वहां तो कम से कम मतलब हजारों ट्रक वहां रुकते थे और पेट्रोल चोरी होता था, डीजल चोरी होता था, टैंक में निकाल लेते थे। टैंक में से निकाल लेते थे। तो ये बड़ा आम था, कॉमन था। अगर मतलब आप मान के चलो कि जितने उस कंपनी के ट्रक्स चल रहे हैं, चाहे वो पैन इंडिया के लिए जा रहे हैं, वो रास्ते में उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं। उन 10 रास्ते पे अड्डों पे वो रुकते थे और पेट्रोल चोरी करते थे। हमने वो जगहें स्पॉट्स आइडेंटिफाई की और वहाँ वीडियोग्राफी करी। तो वहाँ हम लोगों के लिए खतरा बढ़ गया था। वहाँ हम लोगों को उनको शक हो गया था कि हाँ भाई ये बंदे कुछ गड़बड़ करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो इतनी गंदी जगह है। वहाँ नॉर्मल आदमी, कोई परिवार वाला आदमी वैसे वहाँ रुक के कोई जाएगा ही नहीं। ओके। तो जब हम लोगों ने वहाँ दखल अंदाजी करी और जाके घुसने लगे अंदर, तब उन लोगों को शक हो गया था कि ये एकदम नॉर्मल आदमी, ये कैसे आ गया यहाँ, कैसे घुस आया। तो वो फिर हम लोगों के ऊपर पथराव भी शुरू हो गया था, वहाँ पे भागने लगे वहाँ से। तो बड़े बच बचाव करके निकले हैं वहाँ से। और पीछे से उसने फायरिंग भी करी थी बंदे ने जी। तो रिस्क नहीं लगता? सर रिस्क है, जोखिम है, पर अब जो पैशन है हम लोगों का, जो काम हम लोगों को ऊपर वाले ने सौंपा है, हमने तो बस दुनिया को आईना दिखा रहे हैं और जो एक ट्रुथ फाइंड करने का काम है हमारा ऊपर, जिम्मेवारी है, उसको निभा रहे हैं। कई केसेस में ऐसा भी होता होगा, मान लिया आपने किसी वाइफ का या हस्बैंड का सबूत दूसरे को देते हैं, अगर हस्बैंड को पता चल गया वाइफ को, तो क्या आपका जानी दुश्मन नहीं बन जाएगा? सर बिल्कुल बन जाते हैं, बहुत दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए आपके पॉडकास्ट में आके भी आज शक्ल छुपाने के लिए आपसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। तो इसीलिए शक्ल नहीं दिखाना चाहते हैं। ज़्यादातर शक्लें दिखाएंगे अगर, तो कहीं भी जाके कल को किसी केस पे अगर चला जाता हूँ, कहीं खड़ा हो जाता हूँ, तो दुनिया पहचान लेगी, अरे यार ये तो डिटेक्टिव है। तो दुनिया जो गलत कर रहा होगा वो सोचेगा अच्छा कभी मेरे पीछे तो नहीं आया। जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, हैट लगा के, चश्मा लगा के, स्टाइल में, ओवरकोट, तो इस तरह का कुछ नहीं करते आप? सर इस तरह का अगर आज कोई आपके सामने आके बैठ जाएगा तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा ये कोई डिटेक्टिव कौन आ गया, ये नॉर्मल आदमी तो नहीं है। तो इसलिए एक डिटेक्टिव आज तो सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेके पर्सनल केसेस से लेके हर बंदे को आज डिटेक्टिव की जरूरत है। और आपके आजू बाजू में कितने कोई डिटेक्टिव घूम रहे हैं आपको कहीं पता नहीं लगेगा, बिल्कुल एक कॉमन बंदे की तरह वो घूम रहे हैं। और हमें देखकर कोई बता नहीं सकता कि कोई हमारे अंदर ऐसी चीज है नहीं जिससे उसको पता लगे कि ये कोई डिटेक्टिव है। तो कॉर्पोरेट भी आपको हायर करती है, कंपनीज भी हायर करती है अपने स्टाफ के लिए? जी बिल्कुल। क्या चेक कराती हो? सर कॉर्पोरेट्स में आजकल प्री एम्प्लॉयमेंट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, लेबर कोड केसेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा करवाते हैं। मेरे कंपटीशन में सामने वाला कंपटीशन में क्या कर रहा है वो बहुत पता लगाना चाहते हैं। बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स के भी केसेस आते हैं कि मेरा पार्टनर जब ऑफिस से निकल जाता है तो ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या साइड बाय साइड कोई और बिजनेस तो नहीं रन कर रहा है। तो दुनिया देखना चाहती है आजकल, और ये संभव है आज के टाइम में, तो इसकी हेल्प लेनी चाहिए हम लोगों की। और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन तो वैसे लीगलाइज है, कॉर्पोरेट लॉ बना हुआ है प्रॉपर। और कॉर्पोरेट लॉ यही कहता है कि अपना अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट रखना चाहते हो, एम्प्लॉय रखना चाहते हो, तो उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन कराओ, चेक कराओ उसकी। तो उस तरह की वेरिफिकेशन बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी करवा रही हैं। मिस्टर डिटेक्टिव, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन का कोई खास आपका अनुभव? हीरो होंडा एजेंसी के थ्रू केस आया था। ओके। उसमें उनकी चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा। और वो उस चोरी को कंट्रोल करना चाहते थे कि वो सर्विस सेंटर था एक, तो सर्विस सेंटर में देखना चाहते थे कि आखिर मेरा कौन ऐसा बंदा है जो ज़्यादा मिला हुआ है और चोरियां कर रहा है। ओके। तो उसमें हम लोगों ने फिर उनको गाइड किया कि इसमें हम लोग अपना एक अंडरकवर एजेंट प्लांट करेंगे आपके इसमें। वहाँ आप अपना अंडरकवर एजेंट हम लोगों ने वहाँ अपना प्लांट कर दिया। ओके। नॉर्मल आपने एक अपना एम्प्लॉय की तरह हायर किया है हमारा बंदा, ओके, ताकि बाकी एम्प्लॉयज के साथ वो घुल मिल जाए, सबको यही लगे कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय आया है नया। पर वो एक हमारा एजेंट था जिसने वहाँ नौकरी करते हुए सबके साथ दोस्तियाँ बनाई, कनेक्शंस बनाए, और उसमें हम लोगों को जो उसको जॉब दी वो उसको जॉब शीट के लिए हमने दी। बेसिक जॉब कि जैसे ही कोई गाड़ी अगर सर्विस के लिए आ रही है तो उसने जॉब शीट बनानी है, क्रिएट करनी है। ओके। उसने देखना है कि सबसे पहला काम कि हाँ भाई आपकी गाड़ी में क्या कमियां हैं, आप क्या सर्विस करवाने आए हैं। ओके। जैसे ही फिर उसके बाद ज़्यादा कमियां उसको दिखती है तो वो फिर नीचे से अपना मैकेनिक को बुलाता था, दिखाता था गाड़ी को। तो मैकेनिक अंदर के सारे मिले हुए थे। ओके। हमने ये देखा जहाँ उनके पास 15-18 साल पुराने मैकेनिक भी थे, वो भी उनके विश्वास वाले बंदे नहीं थे। ओके। वो भी सारे बिके हुए थे। उन लोगों ने हमारे बंदे को शुरुआत में ही पटा लिया कि भैया क्या तू 15,000 की नौकरी में तू यहाँ आया है, अगर कुछ कमाना चाहता है, बड़ा करना चाहता है तो हमारे साथ मिल जा। हम जैसे पहले भी जो बंदा था वो भी हमारा ही बंदा था। ओके। तो इसमें हम लोग, तू भी कमाएगा हम भी कमाएंगे। तो इसने कहा जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, दोनों कमाते हैं मिलके। तो उनके साथ उठने बैठने लगा, ड्रिंक व्रिंक करने लगा, तो दोस्तियाँ घनिष्ठता बढ़ गई इसकी।
उसके बाद 15-20 दिन बाद ही इन्होंने अप्रोच कर लिया था, सारी चीज़ें समझा दी थी, सिखा दी थी हमारे बंदे को। ओके। हमारा बंदा भी फिर यही करता था, जैसे ही कोई गाड़ी आती थी उस गाड़ी को देख के मैकेनिक को बुला लेता था, नीचे एक कोड वर्ड रखा हुआ था इसने, अच्छा। तो उस कोड वर्ड से अपने मैकेनिक को बुलाता था, मैकेनिक देखता था और देख के बताया था कि इस पे तो इतना खर्चा है जी। ओके। अब बंदा कहता था यार ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो ये कहते थे सर एक तरीका है, आपको हम छोटा मोटा बिल दे देंगे कोई सर्विस, नॉर्मल सर्विस का, और बाकी जो हमारा बिल बनेगा ना वो आप हमारे को, वैसे अगर कंपनी से करा रहे हो तो आपका 40,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। आप हमें 20,000 रुपये दे दो और इसमें हम 4-5 हज़ार रुपये का आपका बिल बना के देंगे आपको, बाकी हम लोग आपका अंदर से ही कर देंगे, सारा कैश काम ले लेंगे। कैश ले लेंगे आपसे। तो हर बंदा कन्विंस हो जाता था और इनकी बातों में आ जाता था। तो ऐसे हमने फिर इसको कम से कम 3-4 महीने के लिए रखा और सारी डिटेल्स इकट्ठी करी, कौन सी गाड़ियों में इन्होंने ये चीज़ की है, तो वो सारे प्रूफ्स इकट्ठे करके जब कंपनी के आगे रखे तो कंपनी ने फिर पुराने से पुराने बंदे भी अपने सारे छटनी कर दिए। एनआरआई के केस में जी। अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होता है, जी। और उसको आप लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? जनरली पंजाब में एक बड़ा कल्चर है एनआरआई से मैरिज में, तो जो बाहर हैं उनको आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? सर करते हैं हम लोगों का। देखो अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के पास करने के लिए आई है, अगर तो एनआरआई पार्टीज हमसे इंडिया में करवाना चाहती हैं तो इंडिया में तो हम लोग करते ही हैं, उनको मिसलीड किया जाता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो बंदा एक अदर कंट्री में बैठा है इससे कोई चीज़ें छुपानी बहुत आसान है, तो इसलिए लोग उनसे एनआरआई से बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा लेते हैं, अपनी इनकम्स छुपा लेते हैं, अपना काम धंधा छुपा लेते हैं, या कुछ गलत एक्टिविटीज़ में हैं वो चीज़ छुपाते हैं। ओके। ऐसे ही साइमल्टेनियसली हम लोगों को, अगर कोई इंडिया में रहता बंदा, कोई हमें कहे कि एक फैमिली दुबई में रह रही है, उनसे हम शादी के लिए देख रहे हैं वो रिश्ता, तो हम दुबई में भी करवा सकते हैं, किसी भी कोने में वर्ल्ड में करवा सकते हैं, क्योंकि हम एक वर्ल्ड एसोसिएशन के भी एसोसिएट हैं, तो हम लोगों के बंदे हर जगह हैं वर्ल्ड वाइड, पर वो कॉस्टिंग बढ़ जाती है हर चीज़ की। एक और सवाल, एनआरआई के केस में विशेषकर जो लोग बाहर रह रहे हैं, पता चले वहाँ ट्रक चला रहे हैं और यहाँ कहते हैं कि ट्रक के मालिक हैं, और बाद में वो डिस्प्यूट आता है। कई तो एनआरआई केवल इंडिया इसलिए आते हैं कि शादी कर ले और यहाँ एक वाइफ हो वहाँ एक अलग हो, इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा है, सरकार भी इसके ऊपर सख्ती कर रही है। तो आपके पास इस तरह के कितने केस आते हैं और आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। इस तरह का केस पीछे हमने अभी थाईलैंड में किया था। हम लोगों के पास थाईलैंड का एक केस आया जहाँ पे इंडियन पार्टी थी और वो थाईलैंड में रह रही थी, यहाँ रिश्ते देख रहा था वो बंदा, और जब हमसे इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और हमने चेक किया उसको वहाँ पे थाईलैंड में, तो पता लगा वो ऑलरेडी अपनी एक पूरी फैमिली के साथ वहाँ रह रहा है, शादीशुदा है, छोटे छोटे 2 उसके वहाँ बच्चे हैं, और उसका काम ही यही है, वहाँ उसने शादी कर रखी है, यहाँ इंडिया में एक और शादी करना चाहता है। ओके। तो यहाँ भी एक करके गाँव में छोड़ जाएगा पंजाब में, वो रहती रहेगी यहाँ, जब यहाँ आया करेगा पंजाब, उसको पता है मैं आके मौज मस्ती करके फिर वापस चले जाऊँगा। मिस्टर डिटेक्टिव, क्या आप भी इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, और कितना टफ होता है और कितना मुश्किल होता है इन्वेस्टिगेट करना, पीछा करना और फैक्ट निकालना? बिल्कुल सर, मैं खुद भी जाता हूँ, मेरी टीम है वैसे, अब यहाँ पे ज़्यादातर मेरी टीम भी काम करती है, पर खुद भी जब फ्री हूँ और जाना चाहूँ तो जाता हूँ मैं भी, क्योंकि सारे केसेस पे नज़र मैं बनाए रखता हूँ, किस केस पे ज़्यादा अगर डीप कुछ काम करना है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उस पर खुद भी जाता हूँ। तो एक ऐसे मुश्किल भरा केस अभी पीछे एक आया जिसमें हम लोगों को नहीं मालूम था कि ये सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जाने वाला है। तो हमें एक केस इंदौर से आया, इंदौर से फ्लाइट लेके उसकी वाइफ चंडीगढ़ आ रही थी। ओके। तो हमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उसको पीछा करना था। ओके। तो क्लाइंट ने हमें ये कहा कि वो मीटिंग के लिए आ रही है, ऑफिशियल मीटिंग है, तो चंडीगढ़ में अपनी मीटिंग करेगी, मीटिंग करके वो किसी होटल में रुकेगी, वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रही है उसको होटल्स की, इसीलिए मैं हायर करना चाहता हूँ कि आखिर मेरे को दे क्यों नहीं रही है, चीज़ें हाइड करती है बहुत ज़्यादा, अपना मोबाइल कभी नहीं दिखाती, क्या कर रही है, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो ये सिम्टम्स से उसको डाउट हुआ और उसने हमसे ये पीछा करवा लिया। फ्लाइट पे उसने हमें टाइमिंग्स बता दिए, इस टाइमिंग्स पे यहाँ से इंदौर से निकलेगी, इतने टाइमिंग्स पे चंडीगढ़ पहुँचेगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सर हम लोगों ने उसको पीछा करना स्टार्ट किया। अब हमने जब उसको पीछा करना स्टार्ट किया तो ये हम लोग 2 व्हीलर पे कर रहे थे, क्योंकि 2 व्हीलर पे हम लोगों को थोड़ा सा आसान रहता है अपने आप को हाइड करना। 2 व्हीलर पे हम लोगों ने अपना ये केस पीछा करना स्टार्ट किया। एयरपोर्ट से पीछा करते करते हमें लगा चलो आके चंडीगढ़ में किसी होटल में जाएगी चुपचाप, पर आप ये मानो वहाँ उसको एक गाड़ी लेने आ गई, और गाड़ी में जब अगर कोई ड्राइवर आएगा तो यूजुअली फिर बंदा पीछे बैठेगा, तो ये पीछे नहीं बैठी, ये इसने अपने पीछे सामान रख के बढ़िया आगे बैठ गई उसके साथ, जैसे ये जानकारी के बंदे हों दोनों, और आगे बैठ गई। तो हमें भी ये चीज़ उतनी मतलब कैजुअल लगी बहुत ज़्यादा, कि आपस में कैजुअल रिलेशन है इनका, जानकारियां हैं आपस में। तो उसके साथ चलती चलाती जीरकपुर होती हुई
शिमला हाईवे पे चढ़ पड़ी। ओके। और आप मानो सर कंटिन्यू, हमने सोच के गए थे अभी 2 घंटे में कहीं होटल आटल पहुंच जाएगी वहीं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सारी करनी है, दूसरी टीम मेरी वहां लगेगी फिर उसके बाद। ओके। तो ये तो हम एयरपोर्ट से पीछा करते 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 4 घंटे लग गए हम लोगों को, हम सीधा शिमला ही पहुंच गए। तो शिमला पहुंच गया। शिमला पहुंच गए सर, और मानो ना हम उस तरह के कोई ठंड के वातावरण के हिसाब से ना कोई कपड़े पहन के गए थे। ओके। तो रास्ते में हम लोगों की भी पूरा कुकड़ी बन गई, कुल्फी जम गई हमारी और पर जो चीज़ हम देखना चाह रहे थे वो बिल्कुल निकल के आई। हस्बैंड को भी जो डाउट्स थे वो चीज़ें बिल्कुल सामने आई। वहाँ वो दोनों कपल जो था, वो जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल में थी ये लड़की, वहाँ उस बंदे के साथ होटल में रुकी है, 3 दिन तक उसके साथ वहाँ घूमती रही है, माल रोड के नज़ारे लिए हैं इसने। वो सारे कैप्चर इसके मूवमेंट हम लोगों ने भी करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सारे एविडेंस क्लाइंट को दिए हैं। जब तक इसको फिर एयरपोर्ट पे वापस ये छोड़ के गया तब तक के हमने इसके सारे प्रूफ फैक्ट्स इकट्ठे किए। ओके। तो क्लाइंट को फायदा हुआ, अदरवाइज कितने वो एक ब्लाइंड फेथ से चल रहा था और उसको किस तरीके से वो चीट कर रही थी, वो सारी चीजें सामने आई। आपके करियर का कोई अटपटा केस जो आपको बड़ा अजीब सा लगा हो? अटपटे सवाल सर आजकल लोगों के आने लगे हैं। लोग आजकल बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें सोचने लगे हैं और पता कराने लगे हैं। अभी हम लोग हाल ही में एक केस कर रहे थे प्री मैरिटल का, उसमें सामने वाले ने कहा चलो जो कुछ पॉइंट्स आप बता रहे हो कि ये सब चीज़ें आप पता करोगे, वो सब चीज़ें आप साइड पे रख दो। ओके। हमें तो सिर्फ एक चीज़ पता करके बता दो कि क्या कहीं ये लड़का नॉनवेज भी खाता है। नॉनवेज खाने की बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वो कहते जी हम लोग हैं जैनी परिवार। अच्छा। तो हमें तो ये खान पीन से मतलब मेन है, और हमें कहीं से सुनने को आया है कि लव मैरिज है हमारी बेटी की, और ये सामने वाला जो रिश्ता है ये पंजाबी परिवार का लड़का है। नॉनवेज के चक्कर में आपने कितना बिल फाड़ा? सर आप मानो लगभग 1 लाख रुपए उनसे लिया है। और 10-12 दिन उस लड़के को सुबह से लेके रात तक परछाई बन के उसके पीछे रहे हैं और यही देखते रहे हैं, बिल्कुल क्लोजली उसका पीछा हुआ है। ओके। अगर वो कहीं बैठा भी होता था खाने पीने के लिए तो उसके बाजू में ही हम लोग बैठे होते थे कैमरा लेके कि टेबल पे क्या क्या रहा है, मेन्यू में से क्या क्या चीजें ये मंगा रहा है। तो एक एक डिश की भी हम लोग फोटोज खींचते थे, दिखाते थे कि आज इसने ये चीजें खाई। तो आपने लाख रुपए बना लिए नॉनवेज के चक्कर में, और इस तरह के केस आपके पास आते रहे और लोग भी इस तरह की चीजों को उठाते रहे, लेकिन ये डिटेक्टिव का काम नहीं है। जो मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर मुद्दा हो, विषय हो, उसको आपके पास लाना चाहिए। नहीं सर, ये भी गंभीर मुद्दा है। देखिए पता है क्या चीज है कि आखिर एक जैनी परिवार है, उनके अपना रिलीजन है और अपना खान पीन है उनका अपने तरीके का। तो अगर कोई वो जानना चाहते हैं तो उनकी बात अपनी जगह वो भी सही है। अगर उनको पता लगे, देखो अब ये लड़का नहीं खाता पीता था, हमने इसको 10-12 दिन देखा है और इसने ये चीजें नहीं खाई, पर कराने को तो मैं इन्हें कह रहा था कि आप अभी क्या पता 1 महीना और इसको पीछा कराओ, क्या पता आज 10-12 दिन नहीं खाया है, अभी न कोई नवरात्रे चालू है, कभी कुछ चालू है, तो क्या पता आगे खा ले, चले 15वें दिन खा ले 15वें दिन करा ले। तो ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कई बार चीजों में टाइम भी लग जाता है और पता कराते हैं हम लोग, पीछे लगते हैं। तो कई बार पैसा लोगों को लगता है जी आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो। सर ये ज्यादा नहीं है, इसमें आप मानो कि अगर सुबह से रात तक किसी के पीछे रहना है तो वो आसान काम नहीं है। हर चीज में पैसा भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, टीम भी लगती है, बंदे बदलने पड़ते हैं, कपड़े बदलने पड़ते हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम है मतलब इन्वेस्टिगेशन का। इक्विपमेंट क्या यूज करते हैं? कैमरा, हम देखते हैं कि फिल्मों में चश्मे के अंदर कैमरा होता है, घड़ी में होता है, पेन के अंदर होता है, तो एक्चुअल में मिलता कहाँ है और किस तरह से यूज करते हैं इसको? सर बहुत कुछ यूज करते हैं आजकल तो। हमारी कैप्स में कैमरा है, मेरे चश्मे में कैमरे हैं, मेरे पास ब्लूटूथ है उसमें कैमराज हैं, मेरे पास पावर बैंक है उसमें कैमराज हैं, और हैंडी कैमराज हैं। आपके चश्मे में अभी लगा हुआ है कैमरा? अभी भी लगा हुआ है पर आपको नजर नहीं आएगा। ग्रेट। तो ये चीजें हमारे काम में आती हैं, हमारे गैजेट्स हैं, मेरे टूल्स हैं, और इस चीज का उपयोग करना मेरे लिए सही है। मेरे पास अच्छी फोटोग्राफी आ पाती है। एक खास सवाल जी, अगर आपकी धर्मपत्नी को आपके ऊपर शक हो जी, तो वो किससे करवाएं इन्वेस्टिगेशन? तो करा ले, हम साफ सुथरे हैं जी, हम तो ऐसा कोई काम कर नहीं रहे। तो आप तो सारे जगह कैमरा लगा के बैठे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, देखो करवाना चाहो तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, बहुत सारी एजेंसियां हैं, कोई मेरा भी पीछा कर देगा क्या पता। पर आज मेरा अच्छा नाम है, मेरा पीछा करते हुए शायद 4 बार सोचेगा कोई अगर पीछा करेगा। एजेंसियां जानती हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जानते हैं, मैं दुनिया को जानता हूँ। ये तो एक फनी वे में सवाल था। जी जी जी, आप सारी दुनिया पे नजर रखते हैं तो आप पे कोई ना कोई तो नजर रखता हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जहाँ तक पत्नी का सवाल है, घर में तो जरूर नजर रखते सर। मैं कहता हूँ जी, मेरे से बड़ी डिटेक्टिव तो मेरी पत्नी हो गई है। वो उसको सब पता होता है कब मैं कहाँ हूँ और कितना मैं पानी में हूँ, उसको सब जानती है। इस सबके साथ होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
क्या डिटेक्टिव बनने के लिए कोई प्रमाणिक कोर्स है या इसके लिए कोई पाठ्यक्रम में है शामिल, और आपके मन में विचार कैसे आया और आप इस क्षेत्र में कैसे आए? सर देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊंगा, देखो डिटेक्टिव को बनाया नहीं जा सकता। डिटेक्टिव बाय बर्थ बॉर्न डिटेक्टिव है हम लोग। ओके। क्यों, मेरा पैशन इस चीज़ का था और मैंने इस लाइन को चुना। ओके। क्यों, मैंने मान के चलो, मतलब मैं एक इंजीनियर बैकग्राउंड का लड़का, अच्छा। तो मैं घुस गया इस प्रोफेशन में। क्यों, मेरा इंटरेस्ट इसमें था, मेरे को इतना ज़्यादा मतलब कहीं दूसरे कामों में नहीं पढ़ना था, मेरे को इन्वेस्टिगेशन में ही जाना था। पर मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, माँ बाप सरकारी नौकरी में थे, तो मेरे को तलाश इसी प्लेटफॉर्म की थी। तो ढूंढते ढूंढते एक न्यूज़पेपर में ऐड देखी डिटेक्टिव एजेंसी की, उनको अप्रोच किया, तो वो नया नया अपना ऑफिस यहाँ बनाने जा रहे थे, खोलने जा रहे थे। वो भी यहाँ रिक्रूटमेंट्स कर रहे थे अपनी, तो वहाँ मैं उनका एम्प्लॉय था पहला। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर से जॉब वहाँ मैंने की। उसके बाद साइमल्टेनियसली जब वहाँ जॉब करता रहा, तो मेरे 4-5 साल का वहाँ जॉब का अपना काम अनुभव रहा है। तो उसमें हम लोगों ने वहाँ पे क्लाइंट हैंडलिंग, मेल कम्युनिकेशन और फील्ड इन्वेस्टिगेशन सारी की मैंने वहाँ पे। तो जब वहाँ 4-5 साल कर ली, तो उसके बाद फिर मेरे को अब 8-9 साल अपना काम करते हो गए हैं। कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितना पैशन चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए इस काम के लिए? सर देखो, डेडिकेटेड होना चाहिए बंदा, पैशनेट होना चाहिए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो लोग आना चाहें वो एक अच्छे मतलब उससे आ सकते हैं, अगर काम करना चाहते हैं, डेडिकेटेड है। हमारे काम में है कि बंदे के अंदर पेशेंस हो, पेशेंस होनी चाहिए उसके अंदर, और उतना स्पॉन्टेनियस बंदा होना चाहिए, इंटेलिजेंस उसकी काम करने वाली होनी चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें, खूबियाँ उसके अंदर होंगी, तो उसको डिटेक्टिव बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी एजेंसीज हैं हमारी बहुत सारी। जब हमारे पास कोई आता है, हम उसको पूरी एक फुल फ्लेज हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं और फील्ड में उतारते हैं, धीरे धीरे काम सिखाते हैं। 6-7 महीने की उसका यही एक कोर्स रहता है एक्चुअली। क्योंकि वैसे डिटेक्टिव एजेंसीज का कोई कोर्स, कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कोई कोर्स इंडिया में नहीं है। ठीक है। पर हमारी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर, APDI, ये बहुत जल्द एक अपना कोर्स उतारने जा रही है। तो फिर पूरे हम लोग मान के चलो, मतलब इंडिया में अलग अलग कोने में हम लोगों की एजेंसीज रहेंगी, तो हमारे पास फिर वो बंदे आके कोर्सेज कर पाएंगे APDI के बंदों के पास आके। जब आपने शुरू किया काम जी, परिवार से कितना सहयोग था? क्या परिवार का सपोर्ट मिला इस काम के लिए? तो शुरू में बिल्कुल सपोर्ट नहीं रहा माँ बाप का, और डरते रहे कि एक माँ बाप, तो आज हम भी एक माँ बाप हैं, हम भी डरेंगे हमारा बच्चा कहीं फंस ना जाए, कहाँ किसको पीछा करने के लिए जा रहा है, दुश्मनी हो जाएगी, हमारी कोई सिफारिश नहीं है, कहाँ जा रहा है, ये ऐसा काम चुन लिया। तो डरते थे। धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने भी चीज़ें सीखी, और जब उतरने लगा उनको भी नज़र आया कि इस चीज़ में इसका पैशन है, ये काम कर रहा है, तो उन्होंने भी फिर बाधा नहीं डाली। धीरे धीरे बस बढ़ता चला गया, तो कब टाइम निकलता चला गया और मैं आगे बढ़ता चला गया। तो इस डिटेक्टिव की शादी कैसे हुई? ये सर अच्छा आपने पॉइंट रखा है। सर शादी बहुत मुश्किल से हुई है जी। क्यों? जो देखता था एक मेरा बायोडाटा कि ये तो लड़का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, और डर तो नहीं होता था ससुर जी को कि मेरा ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा? सर डरते थे लोग अपने लिए भी, और किसी को समझ नहीं आता था। आज भी लोगों को प्राइवेट डिटेक्टिव कौन है नहीं पता। तो लोग देखते थे, जो बायोडाटा देखते थे कितने, तो मतलब ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते थे कि यार ये क्या काम हुआ, कोई सरकारी नौकरी है, कोई ये रॉ का एजेंट है, कि ये क्या है आखिर, दूसरे के मामले में दखल देता है। हाँ, कि ये तो यार बड़ा अटपटा सा काम है। फिर बैठता था, हर किसी को जब मुलाकात होती थी समझाते थे अपने काम के बारे में, तो धीरे धीरे समझ आती थी बंदे को। फिर कईयों को समझ में आती है, कईयों को नहीं आती। अब जहाँ शादी हुई है, ये लोग एक बिजनेस परिवार से आई है लड़की, तो इसका भी रोमांच इस तरह का था। ये बचपन से यही नाटक देखती आई, CID देखती आई, तो इसको शौक थे उस तरह के। और इसका अपना खुद का अपना बिजनेस था। है ना। तो अब जहाँ संजोग भी लिखे थे कह सकते हैं। मुझे लगता है आपसे लोग दोस्ती करने से भी डरते होंगे। पार्टी में अगर आपने किसी से हाल चाल पूछ लिया तो उसको लगता होगा कहीं कोई बैकग्राउंड तो चेक नहीं कर रहा है, कहीं मेरी बीवी ने मेरे पीछे तो नहीं लगा दिया हुआ। बिल्कुल सही बात है सर। इसीलिए तो हम भी जहाँ जाते हैं वहाँ इतनी जल्दी अपना प्रोफेशन नहीं खोल देते, बताते नहीं है कि हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि कोई बंदा, देखो हमें ऐसा है कि मुझे किसी से काम की तलाश नहीं है कि मैं जा के बताऊं मेरा डिटेक्टिव हूँ, मुझे काम दे दो, मुझे काम की जरूरत नहीं है। मेरे रेफरेंस इतने बन चुके हैं, अब 10, 12, 15 साल हो गए काम करते हुए, तो मेरे रेफरेंसेस से मेरा काम बहुत आता है। जितने एडवोकेट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनके थ्रू मेरे को मैट्रिमोनियल केसेस, उनके डिवोर्स केस की इन्वेस्टिगेशंस बहुत आती हैं। तो पर ये बात आपकी में दम है कि अब दोस्त जितने हैं वो बेचारे डरते हैं
अब जो गलत काम करेंगे वो डरेंगे जरूर कि उनका पर्चा ना खुल जाए। वो अपनी बीवियों का नंबर नहीं मुझे कभी शेयर करते हैं, ना मेरा नंबर अपनी बीवियों को देते हैं कि हमारी बीवियां हमारे बारे में कभी इससे पता ना लगवा ले। क्या आपके किसी दोस्त का केस आ जाए, उसकी वाइफ ने दिया हो कि मेरे हस्बैंड का इन्वेस्टिगेशन करे, तो क्या आप पक्षपात करेंगे या सही रिपोर्ट देंगे? नहीं सर, नहीं, पक्षपात क्यों करना है, हम बिल्कुल रियलिटी दिखाएंगे। जैसा मेरा बंदा होगा, दोस्त होगा, या अब तो मेरा सब्जेक्ट बन गया, वो जो मेरा सब्जेक्ट करता होगा हम बिल्कुल रियलिटी दिखा देंगे, पक्षपात नहीं करेंगे बिल्कुल। ऐसा कोई केस आया आपके पास? हाँ, मैं यही आपसे अभी कहने वाला था कि अब चलो चीजें खोली नहीं जा सकती, कोई मेरा दोस्त भी मेरे से कभी पंगे लेके बैठ जाए, नाराज हो जाए। तो एक ऐसे ही मेरे पास मेरे दोस्त का केस आ गया था, जहाँ उसकी शादी का कहीं रिश्ते की बातें चल रही थी। तो वहाँ जब उसकी शादी के रिश्तों की बातें घूमते घुमाते मेरे पास आ गई, उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि मैं उसका दोस्त हूँ, पर मैंने अपना बिल्कुल रियलिटी से उसका जैसा पूरा नेचर था, जो उसका हिसाब किताब था, जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो रियलिटी उनके सामने रखी ना। उनको बाद में मैंने बताया ओके, तो कि मैं उसको जानता हूँ। घर बस गया, बढ़िया, अच्छा लड़का था शादी अच्छी से करवा दी धूमधाम से उनकी। क्या आज के समय में माँ बाप भी अपने बच्चों का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आपसे रिपोर्ट लेते हैं? बिल्कुल सही बात है सर, ये बहुत ज़्यादा आज की नीड भी है, और हमारे पास इस तरह के केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है। अभी रिसेंट में ही हम लोगों के पास एक केस चल रहा था, चंडीगढ़ का बहुत अच्छा टॉप का कॉलेज है, वहाँ बच्चा पढ़ने भेजा माँ बाप ने, और हमने जब उसको पीछा किया, उसकी एक्टिविटीज़ नोट की, तो उसमें उसकी गुड बैड हैबिट्स निकल आई और उसकी कोई नशे की चीज़ें सामने निकल आई। तो वही माँ बाप को शक था, माँ बाप हमारे पास आए और पता लगाने की उन्होंने सोचा, ठाना। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करके दिखाए उनको रियलिटी कि ये यहाँ पे सारा दिन पढ़ने जाता है और कॉलेज नहीं पहुँचता है, वहाँ से बंक करके ये सारा दिन यहाँ नशे करता रहता है, और इसकी संगति खराब है, सोसाइटी खराब है, यहाँ बियर पीता है, यहाँ ये पुड़िया लेता है, जो कुछ लेता था हमने सारी वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी माँ बाप के आगे रख दी। तो माँ बाप ने फिर उसकी कल को काउंसलिंग करी और सुधारा होगा, जो समझाया होगा, जो मतलब उनके सामने आनी चाहिए थी चीज़ें, और जो वो खुद पता ना लगा पाते, वो सब रियलिटी हमने उनके सामने रखी। जब से कानून आया एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइजेशन, उसके बाद जो हम बात करेंगे, जो ऐप्स हैं, डेटिंग ऐप्स हैं, फ्रेंडशिप ऐप हैं, उनकी संख्या बढ़ गई 758% तक। ये कहाँ तक जायज़ है, या किस तरह से आप इसको देखते हैं, और आपके पास किस तरह के केस आते हैं? बिल्कुल सही बात है सर, जहाँ ये अडल्ट्री का क्रिमिनल ऑफेंस जो लगा करता था थर्ड पार्टी पे, वो हट गया, और वो हटने के बाद अब सामने वाले को पता है ज़्यादा से ज़्यादा कोई मेरे ऊपर क्या कर लेगा। पहले तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी के साथ अडल्ट्री में पकड़ लेता था, तो वो जिसके साथ उसका अफेयर होता था उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगा देता था, 6-7 महीने की उसको सजा भी हो सकती थी। तो थोड़ा सा डर समाज में एक बना हुआ था। जब से वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हटे हैं, तब से अब किसी को डर लगता नहीं है। अब उनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ इस चीज़ को ग्राउंड बना के एक डिवोर्स केस में यूज़ कर सकते हो, और जितनी अब डेटिंग एप्लीकेशन सामने आ रही हैं, उसमें अब लोग ओपन रिलेशनशिप्स में सामने आ रहे हैं, और समाज में विकृति भी आ रही है इसके कारण। बिल्कुल सही बात है, लॉज का मिसयूज़ अब होने लगा है, बहुत लड़कियां भी मिसयूज़ कर रही हैं लॉज का। पर धीरे धीरे इस चीज़ को, जब ये लॉज बने थे तब सोसाइटी को, समाज को इन लॉज की ज़रूरत थी, तब ये लॉज बनाए गए। टाइम के हिसाब से आज ज़रूरत है कि थोड़ा से अमेंड किए जाएं ये लॉज, और लड़कों के प्रति भी कुछ ना कुछ हम लोग लॉज थोड़े स्ट्रॉन्ग बनाएं। जैसे लड़कियों के लिए कहीं कोई वुमेन सेल्स हैं, थाने हैं, उनकी आवाज़ को उठाया जाता है, वैसे कोई मर्दों की आवाज़ उठाने वाले भी कोई मेन सेल्स हों, कोई मेन्स राइट के लिए भी बात करे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आज के समय में पुरुष प्रताड़ित है, पीड़ित है। कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं, चाहे डाइवोर्स के हो, चाहे जो मुआवजा का हो, सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान पुरुषों को उठाना पड़ रहा है। और जो कानून बने थे वो उस समय की डिमांड थी, अब 20-30 साल में बहुत सारा चेंजेज आया है, तो कानून में भी बदलाव की जरूरत है समय के अनुसार। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ताकि वो मिसयूज़ ख़त्म हो और मर्दों की भी आवाज़ आए। ऐसे काट काट के मुस्कान ने जैसे ड्रम में भर दिया अपने पति को, ऐसे इंसिडेंट सामने ना आए, और जैसे ये सोनम वाला इंसिडेंट आया, ऐसे इंसिडेंट्स ना आए। लड़कियों के अंदर भी एक डर हो, कानून का डर हो, कानून उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये मेरे को लगता है आने वाले टाइम में होगा। सरकार इस चीज़ के प्रति सोच रही है और आवाज़ें उठ रही हैं। आपसे बातचीत में जब बैक ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, लॉयल्टी चेक इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है? सर लॉयल्टी चेक में, इसमें 2 तरीके से लॉयल्टी चेक कराए जाते हैं। एक तो हस्बैंड वाइफ जब साथ रह रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया,
वो भी अपने वाइफ के प्रति या अपने हस्बैंड के प्रति हमसे इन्वेस्टिगेशन करवाता है, देखता है इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड वाइफ्स तो लॉयल्टी चेक एक दूसरे के ऊपर करवा ही रहे हैं, वैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी लॉयल्टी चेक करवाने लगे हैं। ओके जी, उसमें क्या होता है, हम लोग एक अपना मॉडल एक बीच में प्लांट करते हैं। नहीं, शादी तो करना नहीं, फिर लॉयल्टी चेक किस बात की? सर शादी तभी करेंगे ना जब लॉयल पाया जाएगा बंदा। ठीक है। तो उसमें वो देखना चाहते हैं कि क्या जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, जिसके साथ मैं एक अफेयर में हूँ, क्या वो बंदा लॉयल है, क्या वो बंदी लॉयल है। तो उसके पीछे एक हम लोगों से एक हम बंदा अपना प्लांट करते हैं। ओके। और वो बंदा हमारा अंडर कवर यही देखता है, उसको अप्रोच करता है, उसको अप्रोच करके उसके साथ दोस्ती बनाता है, घनिष्ठता बनाता है। उसके फिर हम लोग एविडेंस इकट्ठे करते हैं, प्रूफ इकट्ठे करते हैं और सामने वाले बंदे को दिखाते हैं क्या ये लॉयल था, अगर था तो उसके भी प्रूफ दिखाते हैं, नहीं लॉयल था तो उसके भी प्रूफ दिखाते हैं। फिर सामने वाले की कॉल है, वो चाहे इसके साथ जाए चाहे ना जाए। नहीं, लड़के के केस में तो इजी है कि अंडर कवर किसी लड़की को लगा दिया। जी। लड़की के केस में क्या करते हैं? उसमें भी लड़के लगाते हैं, हमारे पास लड़के मॉडल्स हैं एक से एक। तो यहाँ भी हनी ट्रैपिंग होता है और बिल्कुल लॉयल्टी चेक होती बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आजकल ऐसे वर्ड्स हैं कि ये बिल्कुल जगह जगह पे ये काम हो रहा है। तब तो सावधान रहने की जरूरत है। जो युवा देख रहे हैं, विशेष करके अगर आप किसी के साथ एक अच्छे संबंध में हैं तो उसको निभाएं। अदरवाइज हमारे डिटेक्टिव साहब हैं, कभी भी आपकी लॉयल्टी चेक करा सकते हैं और आपको पकड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो गलत करते हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। मिस्टर डिटेक्टिव, बातचीत में आपने बताया शुगर डैडी, ये कंसेप्ट क्या है? मेरे लिए तो एकदम नया है। पर शुगर डैडी ये कंसेप्ट ये है कि एक ये लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, पैसे की इनके पास कमी नहीं है, अच्छी लग्जरी गाड़ियां इनके पास हैं, तो इनको तलाश होती है छोटी उम्र की लड़कियों की जो खर्चे उठवाती हैं, तो वो फिर डैडी बन गया। तो शुगर डैडी वर्ड है इनका। ये पहली बार हमारे लिए नया था, दर्शकों के लिए भी नया होगा। जी, जी, और अवॉइड करें इस जो हम बात करें कि भारतीय संस्कृति में है ना, हमारे सभ्यता में है, अगर ये फैल रहा है तो समाज के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। और आप लोगों को सतर्क कर रहे हैं तो आपका भी धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जगह इस तरह में बाद में ये जो शुगर डैडी होते हैं ये फंस भी जाते हैं। इनके ऊपर कल को फिर आरोप लगा दिए जाते हैं और इस चीज़ से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। कल को आरोप लग जाएंगे रेप के, तो आप अपनी एक चीज़ को छुपाने के लिए 4 चीज़ें छुपाओगे, कल को ब्लैकमेलिंग में उतर आएगी वो चीज़ें, तो बहुत चीज़ें फिर वर्स्ट हो जाती हैं। मिस्टर डिटेक्टिव, कोई आपके साथ ऐसा केस जिसमें आप फाइनल तक पहुंचे हो, कंक्लूजन तक पहुंचे हो, दिक्कत आ रही हो और यह केस सॉल्व हो गया? हुआ है जी। जो चीज़ एक बंदा देखना चाह रहा था, बिल्कुल डीप घुस के देखना चाह रहा था, वो बड़ी आसानी से ही दिख गई। अब ऐसा हमारे पास केस आया सर कि एक परिवार यहाँ से मतलब हमारे को अप्रोच करता है और कहता है जी हमारी वाइफ हर 6 महीने में 4 महीने में वृंदावन जाती है माथा टेकने। तो इसकी अगर इतनी लगन लग गई है तो मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ किसके साथ आती जाती है। हम तो रोकते भी नहीं है और जितना पैसा मांगती है उतना पैसा दे देते हैं। ये एक हफ्ता लगा के आती है, कभी वृंदावन जा रही है, कभी कहीं जा रही है, लंबे लंबे रूट पे रहती है, कभी पीछे कुंभ में भी जाके आई। तो हमने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग पीछा करते हैं। तो हमने उसको सर पीछा किया और उसने यहाँ से अपना बढ़िया ट्रैवल किया। हमने उसको ट्रैवल करते 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 पहले दिल्ली पहुँचे। ओके। दिल्ली के बाद ट्रैवल करते करते हम लोग मथुरा पहुँच गए। ओके। जब हम लोग मथुरा पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि उसको मिलने वाला एक लड़का आ गया। ओके। जो चीज़ मतलब हमारा क्लाइंट सोच रहा था वो वैसा ही था। जब उसको वहाँ पे वो लड़का मिलने आ गया, उसके बाद वो दोनों वहाँ से हाथ पकड़ के होटल तक पहुँच गए। ओके। अब होटल तक पहुँच गए, हमने अपने क्लाइंट को बता दिया कि सामने कोई इस तरह का बंदा आया है। जब उसने उसकी फ़ोटो देखी तो वो कहता जी इसी के ऊपर मेरे को डाउट था और ये हमारे आस पड़ोस में ही रहता है। मैं इससे बार बार कहता था कि इस बंदे से बच के रहना है, बच के रहना है, ये हमारे घर इतना ज़्यादा क्यों आता है, हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है, तुम इससे बातचीत नहीं ना किया करो। तो कहता सर इसको डीप देखो, थोड़ा सा अब इनके ऊपर नज़र पूरी रखो। हम लोगों ने सर 3-4 दिन ये वहाँ पे वृंदावन में रही है और वृंदावन में जितने मंदिर थे इतने हमने भी मंदिर नहीं देखे थे, पर उसका पीछा करते करते सारे मंदिरों के दर्शन हमारे भी हो गए। सारा दिन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और घूम फिर के रात को होटल आ जाते हैं। ऐसा हमने 2 दिन देखा। उसके बाद हमने अपने क्लाइंट को कहा सर कितना देखोगे। हमारा क्लाइंट भी बड़ा इमोशनल हो गया था कि हर बंदा अपने हस्बैंड वाइफ आपस में अटैच्ड होते हैं, इस चीज को देख के कोई भी डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो जब उसने ये सब चीजें देखी तो उसने कहा अभी आज रात को सर मैं यहाँ से निकल के आता हूँ
और इसको रेड हैंडेड वहां पे पकड़ना चाहता हूँ। तो रातों रात हमने उसको तीसरे दिन वहां बुला लिया। ओके। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था सर, होटल में बंदा हमारा एंट्री कर गया। एंट्री करके हम भी उसी होटल में थे, हमने भी एक रूम ले रखा था, हमने इसका रूम आइडेंटिफाई कर रखा था कौन से रूम में ये दोनों रह रहे हैं। तो हमने उसको जब बता दिया, वो तुरंत आया है। आके उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। हमने कहा जी होटल में खड़काओ, उनका दरवाजा खड़काओ और नॉक करके आप सीधा अंदर घुस जाओ, उसके बाद जो भी आपने करना है वो आपका है। जैसे ही मेरे क्लाइंट ने उस दरवाजे को नॉक करने के लिए खड़काने लगा, वो दरवाजा एकदम से अपने आप खुल गया। अपने आप खुल गया? वो दरवाजा अपने आप खुल गया सर। ओके। पति ने फटाफट दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, अंदर लाइट्स ऑन करी और दोनों को उसके बाद जो उसने कुटाई करनी थी, बातचीत करनी थी, वो सब किया और उनको प्रूफ दिखाए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मिस्टर डिटेक्टिव, जब कोई क्लाइंट आपको केस देता है तो अपने सब्जेक्ट के अंदर आप क्या देखते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों? बिल्कुल सही बात है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ रोल करती है। जब हम लोग किसी को सर्वेलेंस कर रहे होते हैं, किसी की शेडोइंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। जब हम एक कपल को पीछा कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक बहन भाई मिलेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉडी लैंग्वेज से मिलता है ना, तो हमें पता लगता है कि ये कमर में हाथ और आपस में वो हंसी और बातचीत, तो हम समझते हैं कि ये किस ढंग से किसको मिल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज का महत्व है बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग समझते हैं और उसको उस हिसाब से फिर हम लोग प्रूफ बनाते हैं। फ्रेंड्स, एक खास बातचीत थी डिटेक्टिव महोदय के साथ, जो जासूस साहब हैं हमारे, जो हमारे स्टूडियो में आए हैं और एक अपनी दिल की बात खोल के बताई है और बहुत सारे मुद्दों को छुआ है। तो एक खास सवाल आपसे रहेगा जी। हम लोग इतनी देर बातचीत किए हैं, हमारे बारे में आपकी क्या राय है? सर देखो, मेरे लिए तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बातें कर रहे हो, मीठी मीठी बातें हुई हैं। आपके काम के बारे में, आप बड़ा सुंदर काम कर रहे हो अपने लिए, करियर में अच्छे हो आप। बाकी तो ज़्यादा डीप तो तब पता लगेगा जब आपका कोई 2-4 दिन पीछा करें और देखे कि आप आफ्टर दी ऑफिस कहाँ जाते हैं। फ्री में आप काम नहीं करते हैं सर। फ्री में अब क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे, या तो भाभी जी हमें अप्रोच करें और पता लगाएं कि आप क्या कर रहे हो, राकेश सर कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो तभी थोड़ा पता लगेगा कि ऑफिस में आप इतना दिन बैठ रहे हो, सारा दिन बैठते हो और बड़े खुश रहते हो, कि इतना खुश रहने का, इतनी हंसी के पीछे क्या छुपा है। तो साथियों, आपको सावधान रहने की भी जरूरत है कि आप अगर अनयूजुअली बाहर निकलते हैं, बाहर कुछ करते हैं, तो अब ऊपर वाला देख रहा है, हमारे डिटेक्टिव महोदय के पास आपका केस भी आ सकता है और आपके पीछे भी लग सकते हैं। तो आज का एपिसोड कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ प्यार बना के रखें। हम इसी तरह नए मुद्दे पे, सब्जेक्ट पे आपके पास गेस्ट लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।